जस्ट सपोज कि अगर स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो चुका है, सब कुछ बेटर है, तो इंटरनल स्टेट जो होती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्किल्स ना आपको किसी की भी जगह पे एंट्री तो दिलवा सकता है, तो वहां पे आपकी इनर स्टेट, जो आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत मैटर करती है। आपने इंटरव्यू दिया, आप बेसिस ऑन योर स्किल सेट आपने वो इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, अचानक से आपके फैमिली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गए, आपके रिलेशनशिप इश्यूज घर पे होने शुरू हुए। एक जो होते हैं वो अपनी इमोशनल स्टेट अगर डिसबैलेंस है उनके, तो भी वो अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, और दूसरे होते हैं कि नहीं होती तो वो काम पे भी फोकस नहीं कर पाते, दोनों साइड से वो इम्बैलेंस होते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के लोग होते हैं, वो जो काम में फोकस कर लेते हैं, उनकी ऐसे क्या कैपेबिलिटीज अलग से होती हैं जो उनको डिफर बनाती हैं। फिर आप इमोशनली अगर आप वीक भी अगर आप चल रहे हो तो भी आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ अलग है और आपकी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे हीलिंग और करियर की, कि ये एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। बहुत बार आप लोगों ने ये फील किया होगा या आप लोगों ने अपने आसपास में लोगों को देखा होगा कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं अपनी साइड से, बट उनको अपने करियर में वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अब इसकी प्रॉब्लम आपने जो करियर चूज़ किया है उसमें है, या फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ में है, या स्किल्स में है। लेकिन आपके स्किल्स भी ठीक हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? साइंस कहता है कि आपके करियर ग्रोथ के लिए आपकी इनर स्टेट का इंप्रूव होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, आप किस तरीके का माइंडसेट आपका है। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस और इसी एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमने इन्वाइट किया है हेमंत सर को, जिनके पास खुद इन दोनों फील्ड का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कॉर्पोरेट में अपने जीवन के 12 साल दिए और उसके बाद में उन्होंने इस हीलिंग फील्ड में स्विच किया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? उन्होंने अपनी लाइफ में इन दोनों फेजेस को अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो उनसे ज़्यादा इस टॉपिक को अच्छे से बताने के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई और कैंडिडेट हो सकता था हमारे पास। तो चलिए सर से जानते हैं कि उन्होंने इंटरनली जो भी अपने करियर में फेस किया, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा और क्या ऐसे चेंजेस उनको लगे कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने कॉर्पोरेट को चेंज किया और वो इस हीलिंग के फील्ड में आए। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो हेमंत सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, जैसे आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, एक होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी से। लोगों जब करियर में उनके प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उन्हें लगता है कि शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। आपको भी जैसे ये बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा सर इसका। राइट। तो सर, जब लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ करियर में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तो अपनी स्किल्स पे इंप्रूवमेंट करो, खुद को ग्रो करो। तो सर, ये इन बातों में कितनी सच्चाई है कि आपकी, जस्ट सपोज कि अगर स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो चुका है, सब कुछ बेटर है, तो इंटरनल स्टेट जो होती है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंजलि, मेरे को इस टॉपिक के लिए मेरे को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक में बड़ा क्लोज है। क्योंकि मैंने दोनों जो मेरी एक करियर जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, लाइक जैसे आपने बताया कि मैंने 12 इयर्स मैंने काम किया है एंड आई वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड बिल्कुल बेसिक लेवल से अपनी जर्नी को शुरू करके, जहाँ पे मैं एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरह मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके मैंने काम किया है। तो हर लेवल पे, हर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे काम करने के बाद वहाँ पे पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत देखी, अपने आप को इम्प्रूव भी किया। चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कुछ इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। जी सर। राइट, तो उनको फेस किया है, एंड देन इवेंचुअली आई हैव डिसाइडेड कि बॉस कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। राइट, आ ही जाती है सर एक टाइम पे ये फीलिंग। करेक्ट। तो देन लकीली उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड मैं इस फील्ड में, मेरे को जो लेके जो आया, जो मेरा फ्रेंड, उसका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। हिज नेम इज शशांक गुप्ता। तो वो कहता है ना कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है कि जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक स्टेपिंग स्टोन होता है। जी सर। करेक्ट। तो अगर आज मैं इस फील्ड में अगर मैं आया हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ शशांक ओनली, क्योंकि ही ओनली इंट्रोड्यूस मी टू रेकी। एंड जब वो रेकी के करने के बाद, तो वो कहते हैं ना कि एक बार जब वो स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू हो जाती है, फिर वो शुरू हो ही जाती है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एन एडिक्शन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल एडिक्शन, क्योंकि एक बार अगर आप इस फील्ड में आ गए ना, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है, आपको एक अलग तरीके का पीस मिलना शुरू हो जाता है, आपको एक अलग लेवल की एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाती है, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, और वो जो चीज़ें जो होती है ना, वो आपको आगे जाके और ज़्यादा वो ग्रो करने में हेल्प करती है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस टॉपिक। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, की जो आपने बोला कि लोगों को जो लगता है कि जो सिर्फ स्किल्स जो हैं
स्किल्स के बेसिस पे ही आपका करियर ग्रोथ है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। देखो कि होता क्या है ना, स्किल्स ना आपको किसी की भी जगह पे एंट्री तो दिलवा सकता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे रेगुलर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर आपको देनी है ना, तो वहाँ पे आपकी इनर स्टेट, जो आपकी इमोशनल स्टेट जो है, वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बहुत अच्छी डिग्री है आपने ले ली, आपने टेक्निकल नॉलेज भी आपने ले ली, सारी स्किल सेट जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपको चाहिए वो आपके पास सारे स्किल सेट है, आपने इंटरव्यू दिया, आप बेसिस ऑन योर स्किल सेट आपने वो इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, अब आपकी जॉब लग गई, आपने जॉब करना शुरू करी, 2-4 महीने तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मान लीजिए कि अचानक से आपके फैमिली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गए, आपके रिलेशनशिप इश्यूज घर पे होने शुरू हुए, तो अब उससे हुआ क्या कि जब आपके घर में जब वो प्रॉब्लम जो होने लग गई हैं, वो प्रॉब्लम जो है ना अब आपके वर्क एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा, राइट, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने भी देखा होगा कि जिस दिन घर पे अगर कुछ होता होगा तो वहां पे ये तो ऑफिस है। में क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड दिस इज नॉर्मल। तो अगर मैं बात करूं कि यार कि अगर स्किल्स तो हैं, लेकिन फिर मेरा जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो मेरा डिक्रीज होना ही नहीं हाँ चाहिए, वो हाँ। कम होना ही नहीं चाहिए। राइट, क्यों? अब वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरा इमोशनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे घर पे स्ट्रेस है, मेरे घर पे लड़ाई हो रही है, मेरे को कोई मान लो फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, मेरे होम लोन मान लो मेरा पास नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है कि जो मेरा इनर स्टेट जो है जैसे ही वो हिलता है, तो मेरी जो स्किल सेट है ना वो सारी की सारी साइडलाइन हो जाती है। जब मैं 12 ईयर्स जब मैंने कॉर्पोरेट में काम किया तो मैंने बहुत बार ऐसे देखा कि जो हाईली क्वालिफाइड लोग जो है ना, कंपनीज उनको भी फायर कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होती। वो थोड़े टाइम तक तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, या फिर बोलो कि जब वो अपने इनर डिजायर्स को, इनर स्टेट को जब वो बैलेंस नहीं कर पाते, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, एंड इवेंचुअली जो कंपनी जो है ना वो उसको कहते हैं कि ठीक है कि हमने आपको इस स्किल सेट के लिए इस एक्सपेक्टेशन से हमने आपको अपने कंपनी में रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू फुलफिल, तो वो कंपनी उसको मना कर देती है, उस एम्प्लॉय को फायर कर देती है। अच्छा। राइट, तो सिर्फ स्किल सेट जो है ना वो किसी भी करियर ग्रोथ का आप पूरी जर्नी नहीं बोल सकते। हाँ, वो उसका आधार हो सकता है, वो उसका बेस हो सकता है, एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन इमोशनल स्टेट बहुत मैटर करती है। तो अगर हम लोग एक ओवरऑल एक करियर की अगर हम लोग बात अगर हम लोग करें कि भाई अगर एक किसी को अगर एक अच्छा करियर अपना चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है या वैसे कहीं पे और काम कर रहा है, तो इमोशनल स्टेट प्लस स्किल्स, ये दो चीज़ें अगर आपके साथ में हैं, राइट, तो ही आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हो। अदरवाइज तो थोड़ा टाइम तो आप काम करोगे, उसके बाद फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सर, अगर अब साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी या जो फोकस नहीं हो पाता हमारा, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा इम्पेक्ट करता है? देखो वो बहुत मेजर तरीके से इम्पैक्ट करता है। राइट, क्योंकि देखो कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। इट मीन्स कि ब्रेन ये कहता है कि यार वो डर के मारे वो काम करना शुरू कर देता है, यार कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा ना तो मेरी कंपनी मुझे निकाल देगी, या मेरे बॉस जो है वो मुझे डांट देंगे, और उस पर क्या होता है और पैनिक स्टेट हो जाती है। जी। राइट, तो उस पर हम लोग और हबड़ी में हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग काम करने की कोशिश हम लोग करते हैं, एंड वो चीज़ें ना 95% वो गलत ही हो जाती है। राइट, can आप relate. आपकी आपकी इंटेंशन अच्छी होती है कि आप चीज़ें करोगे, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है वो अच्छे होने की जगह पे और ज़्यादा वो बिगड़ जाती है। तो स्ट्रेस ने क्या किया, आपके माइंड को ना एक पैनिक स्टेट पे ले आया। अच्छा। राइट, लेकिन अगर आप कूल हैं, काम हैं, राइट, रिलैक्स्ड है, तो आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। आपको जो काम जो दिया गया है, आप उस काम की इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि अगर आज की डेट में अगर मेरे को ये काम अगर मेरे को दिया है, तो मेरे को इसको किस पर्सपेक्टिव से करना है, मेरे को कितना आउटपुट देना है, और मुझे ये काम कब तक कंप्लीट करके देना है। क्योंकि हर ऑफिस में हर काम की डेडलाइन होती Deadline है। होती है। राइट, आपके पास भी डेडलाइन होती होगी कि आज आपको इतने बजे तक ये शूटिंग कंप्लीट करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो भी मीन्स आपका प्रोफाइल है, तो हर किसी के काम की डेडलाइन होती है। तो अगर आप फोकस्ड हो तो ही आप ये काम कर पाओगे, और फोकस आप कब होगे, जब आप इमोशनली सेटल्ड हो। राइट, तो जो साइंस ने जो ये बोलती है कि यार कि अगर आप स्ट्रेस में अगर हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली रिड्यूस Decrease होगी, तो होगी, ये हाँ। एक्चुअली में होता भी है। हम लोग अगर प्रैक्टिकली खुद भी करके देख ले, आप भी अगर अपने आप को देखोगे, जिस दिन भी अगर आप स्ट्रेस में होते होगे आप ढंग से काम कर ही नहीं पाओगे। तो ये है, हमारे को अपने आप को करियर अगर बनाना है और उस पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ अगर हम लोगों को चाहिए,
तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस्ड होके काम करो। अच्छा। क्योंकि अगर आप फोकस अगर आपका नहीं है तो डेफिनेटली वो गलतियां होंगी ही होंगी। तो सर हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है कि सब यही कहेंगे कि हाँ, सर आपने ये तो बोल दिया कि फोकस करो, बट कैसे कैसे फोकस किया करूं? जाए, राइट? यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो देखो कि सबसे इजी तरीका जो होता है ना फोकस अगर आपको अपना इंक्रीज करना है, दैट इज योर कॉन्शियस ब्रीदिंग, जिसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। अच्छा। ये सबसे इजी है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 5 मिनट आराम से बैठना है आइज क्लोज करके, एंड आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है कि आपने ये देखना है कि आपकी सांसें किस तरीके से आ रही हैं और किस तरीके से जा रही हैं। थोड़े टाइम के बाद आप ये महसूस करने की कोशिश करो कि आप जब इनहेल कर रहे हैं तो कौन से नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं या लेफ्ट से कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आपको ये नॉस्ट्रिल की सेंसेशन समझ में आनी शुरू हो जाए, तब आपने ये फील करने की कोशिश करनी है कि जब आप एक्सेल जब आप कर रहे हैं तो आपके जो अपर लिप्स जो होता है वहां पे किस तरीके की सेंसेशंस आ रही है। अच्छा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट? लेकिन अगर बेसिक से ही करना है, कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीदिंग के ऊपर काम करना शुरू कर रही एंड मार्क माई वर्ड्स, आप अगर इसको 1 महीना भी अगर आप कॉन्टिन्यूसली सिंसियरली करेंगे, देखिए हर एक काम अगेन वो सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ऐसा आप सोचो कि मैं आज कर लूँ और कल रहने दूँ और फिर परसों कर लूँ और फिर ना करो, देन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। लेकिन अगर आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग जो प्राणायाम जो अगर आपने 30 डेज भी अगर आपने कर लिया, चाहे 5 मिनट्स आप करना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक साथ आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना है, क्योंकि इनिशियली ना प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि क्लाइंट्स को आप वही रिचुअल दो, वही प्रेयर्स दो, वही स्विचवर्ड्स दो जो वो इजीली कर सके। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो कम से कम। एटलीस्ट स्टार्ट में एक बार उसका मोमेंटम बन जाएगा, उसको रिजल्ट आने शुरू होंगे ना, फिर आप उसको धीरे धीरे करके बाकी की और चीज़ें भी दोगे ना तो वो इजीली कर लेगा। वो ऑलरेडी परेशान, अगर मैं उसको बोल दूं यार आपको 1 घंटा बैठ के मंत्र चैंट करनी है, तो हर कोई नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको यही बोलूँ कि यार कि ठीक है मैं आपको एक वैदिक स्विचवर्ड मैं आपको फ्रेज में बना के दे रहा हूँ, आप मेट्रो में जा रहे हो तो जाते जाते आप ट्रैवल करते करते आप चैंट कर लो, तो दैट इज़ वेरी ईजी। क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा, मीन्स अलग से बैठना नहीं पड़ रहा। वरना उसका और डिप्रेशन होगा, फिर वो और उसको काम नहीं एक कर अलग पाएगा। एक और प्रेशर आएगा यार कि मेरे को ये रिचुअल करना है। करेक्ट? तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो भी चीज़ स्टार्ट करो बिल्कुल बेस लेवल से आप स्टार्ट करो। तो जो ये प्राणायाम जब आप करना शुरू करोगे, कॉन्शियस ब्रीदिंग करोगे, तो आपका फोकस एनहांस होगा ही होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एक और तरीका है कि अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी को और फोकस को इम्प्रूव करना है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि अभी जो मैं बताने वाले लोग कहते हैं कि वो आपकी उससे बॉडी सेंसेशंस जो हैं वो एनहांस होती हैं। अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे आपका फोकस भी एनहांस होता है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, अपने साथ भी करके देखा है और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई किया है। आपने करना क्या है कि आप अपने हाथ में कोई भी एक बॉल आप ले लो और किसी भी रफ टेक्सचर की ले लो, किसी भी टेक्सचर की ले लो। अच्छा। और उस बॉल को टच करते करते आपने उसके टेक्सचर को फील करने की कोशिश करनी है। ओके। फिर आप कोई और एलिमेंट आप ले लो, कोई और ऑब्जेक्ट आप ले लो जो थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर का हो, और फिर उसको ऊपर आप हाथ फेरो और वो जो सेंसेशन होंगी, क्योंकि अब आपका सारा फोकस किस पे होगा, उस ऑब्जेक्ट की के टेक्सचर को फील करने में, कि वो खुरदरा है, प्लेन है, थोड़ा सा उठा हुआ है, सिल्की है, किस तरीके से। तो जैसे ही आप जब उस ऑब्जेक्ट को जब टच करना शुरू करोगे, आपका दिमाग जो है वो आपको क्या सिग्नल देगा कि मुझे सारा फोकस जो है ना इसकी सेंसेशन को समझने में लगना है, ये टेक्सचर कैसा है, ये कहीं खुरदरा तो नहीं आ रहा। तो अच्छा। अब जब आप कर रहे हो तो आप एकाग्र हो गए हो, आप फोकस हो गए एक ही जगह पे। जी। तो इस तरीके से भी आपका फोकस जो है वो इंक्रीज होता है। नॉर्मली हम लोग हीलिंग्स में ये बॉडी सेंसेशंस को एनहांस करने के लिए हम लोग इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि आपको जब हम लोग हीलिंग्स करें उस टाइम पे आपको वो एनर्जी समझ में आ जाए। लेकिन आप इसको भी आप ट्राई करके देखिए एंड डेफिनेटली आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव होगा ही होगा। तो ये दो बहुत छोटे बट बहुत पावरफुल मैंने टेक्निक्स बताए हैं, जिसको लेकिन हमारे ऑडियंस, इवन आप भी अगर आप करके देखोगे तो यू विल सी द डिफरेंस। बट सर इसमें भी ना दो टाइप के लोग होते हैं। जैसे एक जो होते हैं वो अपनी इमोशनल स्टेट अगर डिसबैलेंस है उनके तो भी वो अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, और दूसरे होते हैं कि नहीं होती तो वो काम पे भी फोकस नहीं कर पाते, दोनों साइड से वो इम्बैलेंस होते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के लोग होते हैं, वो जो काम में फोकस कर लेते हैं, उनकी ऐसे क्या कैपेबिलिटीज अलग से होती हैं जो उनको डिफर बनाती हैं फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है अंजलि, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप इमोशनली अगर आप वीक भी अगर आप चल रहे हो तो भी आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हो। हाँ। तो ये आप वो तब कर पाते हो जब आपको ये डिफरेंशिएट करना आता है
कि आपकी पर्सनल लाइफ अलग है और आपकी वर्क लाइफ जो है वो अलग है। बट सर एक मेंटल स्टेट तो सेम होती है ना एक पर्सन की। नहीं, या वहाँ पे ना आपको ना आपके दिमाग को स्विच करना आना चाहिए, राइट? तो यही एक आर्ट होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब मुझे पता है कि जब तक तो मैं घर पे हूँ तो मैं सिर्फ घर के बारे में सोच रहा हूँ। मान लो कि घर पे कुछ अच्छा है तो भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लड़ाई हो रही है तो भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन द मोमेंट आई एंटर इनटू माय ऑफिस, वहाँ का जो मेरा घर वाला स्विच है ना वो मुझे ऑफ करना आना चाहिए। फिर मुझे पता होना चाहिए कि यार कि अब मैं एक दूसरे एनवायरनमेंट में आ गया हूँ मैं, राइट? क्योंकि घर का एनवायरनमेंट अलग था, घर का सेटअप अलग है, ठीक है? वहाँ का इमोशनल सेटअप अलग है। ऑफिस में आके मेरा इमोशनल सेटअप एक अलग है। यहाँ पे मुझे काम के ऊपर फोकस करना है, जो भी मेरे को डिलीवर करना है या मेरी टीम के साथ मुझे अपना काम करवाना है। तो अगर आपको ये आर्ट आती है कि आप स्विच ओवर कैसे कर लेते हो या आप अपने माइंड को कैसे स्विच ओवर कर लेते हो, तो उन लोगों के लिए ना अपने काम के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट? लाइक जैसे अगर हम लोग अपने हीलर्स की अगर हम लोग बात करें, ये आर्ट ना मैंने हीलर्स में बहुत देखी है, राइट? वो इसलिए क्योंकि अब हम लोग हीलर्स हैं, इट डजेंट मीन कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि लोग भूल जाते हैं कि एक हीलर भी एक इंसान होता है, हम लोग भी एक इंसान है, एक एस्ट्रोलॉजर भी एक इंसान है, एक पंडित भी एक इंसान है, राइट? तो लेकिन नॉर्मल लोगों को लगता है अरे यार ये तो हीलर्स है, इनकी लाइफ में तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। जस्ट लाइक डॉक्टर्स अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते, करेक्ट, उन्हें भी एक डॉक्टर की जरूरत होती चाहिए है। तो, राइट? एंड डॉक्टर्स भी तो बीमार पड़ते हैं ना। हाँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हीलर बीमार नहीं पड़ेगा, ये हीलर की लाइफ में कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। बट डिफरेंस ये होता है कि हमारा उन सिचुएशन को डील करने का तरीका एक डिफरेंट हो जाता है। जो एक नॉर्मल लोग जिस तरीके से डील करते हैं, हम लोग शायद उस तरीके से डील नहीं करते। तो यही एक डिफरेंस है, बट प्रॉब्लम सबके साथ में आती जी। है। तो अब जब वो आती है ना, और उस टाइम पे मान लो क्लाइंट अगर हमारे पास आ गया या मान लो मेरे पास कोई कार्ड रीडिंग सेशन आ गया, फॉर एग्जांपल मेरी कोई पर्सनल इशू मेरा चल रहा है और मेरे को कार्ड रीडिंग सेशन अगर मेरा आ गया, तो मैंने उसी टाइम में अपने आप को मैं स्विच कर लेता हूँ। क्योंकि अच्छा। मुझे ये पता है कि यार कि कोई क्लाइंट जब वो मेरे पास आए ना, वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आए, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आया है, एंड उसको मेरे पे फेथ है कि मैं अगर हेमंत सर के पास अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए जा रहा हूँ या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग या साइकिक रीडिंग करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो हेमंत सर मुझे एक्यूरेट रीडिंग करके देंगे, राइट? तो वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, तो जो मेरी पर्सनल लाइफ जो है ना, वो कभी भी मेरे काम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी। अच्छा। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने गो थ्रू नहीं करी हैं चैलेंजेस। मैंने बहुत मेजर चैलेंजेस अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं मैंने। लेकिन वो जो मेरी पर्सनल लाइफ की जो ब्लॉकेजेस जो थे, जो हिंड्रेंसेस जो थे, उसकी वजह से मेरे काम पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ना ही मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने आने दिया, ना ही मैंने इस फील्ड में आने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग करके रखा हुआ था यार कि ये दोनों एरियाज मेरे डिफरेंट है। तभी हम लोग कहते हैं ना कि बहुत बार आपने सुना भी होगा यार कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप घर चले गए तो ऑफिस को छोड़ दो, जब आप ऑफिस आ गए तो घर को छोड़ दो। तो आपने जो ये बोला ना कि जब दो लोगों में जो ये डिफरेंस जो होता है वो क्यों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके माइंडसेट का खेल है। अच्छा। कि उनको स्विच ओवर करना बहुत ईजी आता है। अगर आपको भी वो स्विच ओवर करना आता है तो इट मीन्स आप भी बहुत इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप। अच्छा, और ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले टेक्निक बताई थी, ये उसके थ्रू हम ठीक कर सकते हैं? उसके थ्रू देखो कि आपको ना फोकस आपका बढ़ेगा। अगर आपको स्विच ओवर करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए। आपको पहले तो आपको एक ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको ये लेके आनी पड़ेगी, ये अपने अंदर ये बिलीफ लेके आना पड़ेगा कि मेरी ये जो दोनों लाइफ्स जो हैं, ये दोनों लाइफ मेरी अलग है। मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। अगर मैं इनको मिक्स करने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरी दोनों लाइफ खराब होंगी। हाँ। अगर मैं घर पे आ गया और उसके बाद भी घर पे आके भी अगर मैं फोनों पे मैं लगा हुआ हूँ, ऑफिशियल कॉल पे मैं लगा हुआ हूँ, मेल्स पे लगा हुआ हूँ, तो मेरे बीवी बच्चे भी मेरे को बोलेंगे ही बोलेंगे कि भाई कि इससे अच्छा तो ऑफिस का में काम घर रहते। पे ही क्यों लेके आए, इससे बढ़िया तो तुम ऑफिस में बैठ जाते, 2 घंटे और एक्स्ट्रा बैठ जाते, सही बात है। काम कंप्लीट करके आते, कम से कम फैमिली के साथ तो आते। आई थिंक ये कॉर्पोरेट के लोगों के साथ बहुत रिलेट कॉमन करेंगे बहुत ये जल्दी। प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं अपने नीज एंड नेफ्यूज को भी मैं देखता हूँ, वो बच्चे काम कर रहे हैं, वो घर पे भी आके काम कर रहे होते हैं, करेक्ट? तो उनकी वो पर्सनल लाइफ भी वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये ना आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ये बिलीफ आपको डालना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको डालनी पड़ेगी कि नहीं यार कि मेरे को दोनों चीज़ों को अलग रखना है। अच्छा। अगर मैं एक दूसरे के स्पेस में अगर मैं इंटरफेयर करने की कोशिश करूँगा, तो मैं ना इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा। इवेंचुअली मैं दोनों चीज़ें खो दूंगा। मैं अपने ऑफिस में अपनी उस परफॉर्मेंस को भी खो दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को भी खो दूंगा। बिल्कुल सर। सो
ये प्रैक्टिस से होगा। मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हो। तो सर अब ये कहना कितना सही है कि करियर में अगर हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो बाहर के एक्सटर्नल पैटर्न्स की वजह से कम और हमारे इंटरनल पैटर्न्स की वजह से ज़्यादा आ रही है। जैसे सपोज अगर कोई को डर ज़्यादा लग रहा है या इमोशनल स्टेट में वो बैलेंस नहीं है तो उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है रेदर देन कि उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फिर भी ठीक है। चलो देखो होता क्या है कि जब हम लोग करियर में जब वो प्रॉब्लम्स जब वो आती है ना, तो वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, उनकी डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है। ओके, देखो कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कंपटीशन, कंप्लेंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, वर्कलोड या बोलो ओवर वर्क जो है वो भी बहुत, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये हर किसी के साथ में होते ही होते हैं। एंड ये ना इसकी डिग्री वेरी करती है कि आप किस प्रोफाइल पे हो और किस पोजीशन पे हो। बिल्कुल सर। राइट, आपका जो बॉस जो है उसके ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर होगा, उसके अंडर जो मैनेजर है वो उसका एक अलग लेवल का प्रेशर है, आपके ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर, और आपके अंडर जो टीम काम करती है उसके ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर है। तो जो प्रेशर की जो डिग्री जो है, उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो रोल के ऊपर चेंज होती रहती है। राइट, ये तो हो गया मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर कोर में बात करें, हर जगह पे सेम है। आपके जो टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे हैं उनको भी अपने आप को सस्टेन करना है। राइट, उनको भी वो परफॉर्मेंस देनी है कि यार की कंपनी प्रॉफिट में जाए। सही बात है। आपको इस वजह से आपको यू नो कंपटीशन में हो, क्योंकि आपके साथ में मान लो बाकी के लोग भी होंगे, वो भी परफॉर्म कर रहे होंगे, वहाँ पे खुद को सस्टेन तो करना वहाँ पे भी आपको सस्टेन करना है। वहाँ पे आपको भी इक्वली ये दिखा रहा है कि देखो कि मैं भी इक्वली इंपॉर्टेंट हूँ या मैं इतना इक्वली क्वालिटी वर्क दे रही हूँ। तो प्रेशर कोर जो है ना वो सेम है, वो उसकी डिग्री चेंज हो गई। अब बात करते हैं इंटरनल जो हमारे हिंड्रेंसेस होते हैं। आपके इंटरनल हिंड्रेंसेस हो गए फियर, इनसिक्योरिटीज, इमोशनल इम्बैलेंस, रिजेक्शन, लैक ऑफ रिस्क टेकिंग। बहुत बार लोग मैंने ये देखा है वो ना बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं भैया मैं तो ऑफिस में जाके रिस्क लूंगा ही नहीं, मेरे बॉस ने अगर ये बोल दिया ए फॉर मैंगो है तो वो ए फॉर मैंगो ही है। मैं अपने बॉस को ये नहीं कहूँगा कि सर ए फॉर मैंगो नहीं, ए फॉर एप्पल होता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते, उनको ये डर होता है कि यार कि अगर आज मेरी अगर ये जॉब चली गई तो फिर पता नहीं कल मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। सही बात है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फियर होता है या तो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, या उनके कुछ फिनेंशियल सेटअप इस तरीके से हुए हुए होते हैं। मान लो होम लोन चल रहा है या बच्चों की फीस जानी है, रेंट देना है। देखो कुछ हर किसी के अपने फिक्स खर्चे हैं ये। राइट, तो आपको पता है कि आप कमाओ या ना कमाओ आपको वो पैसे देने ही देने ये खर्चे तो फिक्स हो गए, ये तो जाएंगे ही। करेक्ट, वो जाएंगे। पेंडेमिक्स में भी यही हुआ था कि लोग घर पे थे, हाफ सैलरीज हो गई थी, लेकिन खर्चे तो उतने ही थे ना। जो EMIs थी वो तो चल ही रही थी। वो तो EMI चल ही रही थी। बिजली का बिल आपको देना ही देना है, पानी का बिल देना ही देना है, वाईफाई का बिल आपने देना ही देना है। राइट, तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि आप किसी भी स्टेट में हो कि आपकी जो ये रिस्क टेकिंग जो ये कैपेसिटी जो होती है ना, ये कभी कभी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव। राइट, अब ये होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर का फियर है कि अगर आपकी जॉब खत्म हो गई तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। राइट, तो जब आपके अंदर ये दोनों तरीके की, देखो जो एक्सटर्नल वाली जो चीज़ें होती है ना, मेरे हिसाब से उनको हैंडल करना बहुत इजी होता है। क्योंकि मैं जैसे अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मैंने भी ना ये सारी चीज़ें गो थ्रू करी है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक जूनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचना, साइनिंग अथॉरिटी वाली पोजीशन पे पहुंचने में बहुत मेहनत करी है, और बहुत अलग अलग लेवल्स तक मैंने जंप किया है, ग्रो करी है, कंपटीशन देखे हैं। आपके वो कहते हैं प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में आया हुआ है और मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट छीन ले गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफिस पॉलिटिक्स। सो आई हैव सीन दोज थिंग्स। तो उस टाइम पे दुख तो बहुत होता था, फियर भी आता था कि अरे यार कि मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला गया तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बॉस मेरे को निकालना चाहता है। राइट, तो इसी वजह से वो क्या, क्योंकि अगर देखा जाए आई एम वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी अगर मेरे बॉस ने अगर वो प्रोजेक्ट मुझसे उठा के लेट्स से कि अंजलि को अगर वो दे दिया, तो वो मेरे अंदर वो बाय डिफॉल्ट एक फियर आएगा यार कि कहीं बॉस मुझे निकालने की तो नहीं कर रहे। तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ों को मैंने देखा। तो मैंने लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स थे ना, ये ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह, उसको मैनेज करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है।
अच्छा। वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ पे कर रहा है, लेट्स से कि मुझे पता है कि भाई आप मेरे अगेंस्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हो, सो आई नो कि मुझे सिर्फ आपको डील करना है, तो मैं आपके साथ दोस्ती कर सकता हूँ, मैं आपके साथ में एक अपना एक अच्छा रिलेशनशिप में बनाने की कोशिश करूँगा, इंटरपर्सनल स्किल्स मैं अपनी यूज़ करके मैं आपको अपने फेवर में मैं लेके आ सकता हूँ मैं, तो इट इज़ मैनेजेबल। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार सिर्फ अंजलि को ही तो मैनेज करना है, हाँ। राइट? या मेरे को पता है बॉस को ही तो मैनेज करना है, तो मैं बॉस को थोड़ा सा बटरिंग करके, जो भी थोड़ा सा करते हैं यही चलती है। कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की, बॉस को खुश करने की कोशिश मैं करके मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे इंटरनल बैटल है वो 24/7 मेरे साथ चल रहे हैं, सोते उठते खाते बैठते, वो 365 दिन है, EMI आने वाली है, रेंट आने वाला है, बच्चों की फीस आने वाली है, घर का खर्चा करना है, तो वो जो इंटरनल बैटल जो होता है ना, उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जो आप हीलिंग्स जब हम लोग करते हैं, हीलिंग जो है वो आपके एक्सटर्नल बैटल को ख़त्म करे ना करे, एक्सटर्नल सिचुएशन को ख़त्म करे ना करे, लेकिन आपकी इंटरनल चीज़ों के ऊपर वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। तो जब मैं हीलिंग फील्ड में जब मैं आया, देन आई हैव रियलाइज्ड कि वो मैंने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या गलतियाँ करी थी, या मैं उस टाइम पे उन सिचुएशंस को क्यों नहीं हैंडल कर पाया। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे ऐसे मैंने ट्रेनिंग सेशंस लिए कि जहाँ पे मैंने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बच्चे जो एंटर कर रहे हैं, राइट, उनको शुरू से ही उस तरह की मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने उनको दी, इस तरीके के सेमिनार मैंने उनके लिए मैंने कंडक्ट करे कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स ना फेस कर पाए जो मैंने करी। तो मैंने अपना दोनों तरीके का एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए उनके लिए मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मैंने बनाए, एंड देन डेफिनेटली उन लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिली। सर, अब अगर थेरेपी और हीलिंग की बात करते हैं तो ये लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे आपका भी यही मानना है कि ये हमारे कम्युनिकेशन पे, फोकस पे या डिसीजन मेकिंग की जो हमारी पावर होती है उस पे काम करते हैं हीलिंग वगैरह, तो क्या सर डायरेक्टली ये कहना सही है कि ये हमारी करियर की परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है फिर? हाँ, डेफिनेटली 100% ये चीज़ करेक्ट है, क्योंकि देखो कि अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि भाई कि मुझे क्या काम करना है, राइट? राइट। उसके बाद अगर आप फोकस्ड हो तो आप एक क्वालिटी वर्क को आप डिलीवर कर पाओगे। बिल्कुल। अगर आप मेंटली स्ट्रांग अगर आप हो तो आप उन चैलेंजेस को भी आप हैंडल कर पाओगे जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ में हो रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं या वो प्रोफेशनल लाइफ में हो रहे हैं। आप दोनों की दोनों चीज़ों को आप इजीली आप हैंडल कर पाओगे। तो जो हीलिंग्स जो है ना, वो इन तीनों चीज़ों को और स्ट्रेंथन करती है, आपको अच्छा। और ज़्यादा क्लैरिटी लेके आती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं, हीलिंग करने का जो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है ना, वो ये होता है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस तरह की आप हीलिंग करवा रहे हो। मीन्स आप अपनी चाहे हेल्थ हीलिंग करवा रहे हो, रिलेशनशिप हीलिंग करवा रहे हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल करवा रहे हो, साइकिक अटैक्स को रिमूव आप करवा रहे हो, आप कुछ भी आप करवा रहे हो, फर्स्ट आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, एक तो ये बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा। हाँ। राइट? तो जैसे ही जब आपको आपकी अवेयरनेस जब आपकी वो बढ़ी, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगी। आपको समझ में आ जाएगा मुझे अपने, जब मैं काम कर रही हूँ मैं, तो मुझे अपने किस एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मान लो कि अगर आपके अंदर कोई कमी भी है फॉर एग्जांपल की, और आपको लगता है अभी तक आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि यार कि मेरे अंदर क्या कमी है कि जिसकी वजह से मैं क्वालिटी वर्क मैं डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। अब जब आपने अपनी हीलिंग जब आपने करी या करवाई, तो उससे होगा कि आपकी अवेयरनेस बढ़ी। जैसे ही आपकी अवेयरनेस बढ़ी, आपका जो पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ को देखने का या सिचुएशन को देखने का, वो चेंज हो जाता है। और जैसे ही जब वो आपकी अवेयरनेस बढ़ी, तो आपको एकदम से रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा हाँ, मैं इस एरिया में मैं गलती कर रही थी। तो अब आपका फोकस से आपको समझ में आ गया कि भाई कि आपने क्या गलती की। अब आप उसके ऊपर और काम करोगे, उसके अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को वो डेवलप करोगे। तो जो हीलिंग जो होती है ना, ये आपके हर एक एरिया के ऊपर जाके वो काम करती है। हीलिंग आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म आपको रिजल्ट नहीं देती। लोगों को ये लगता है कि ठीक है यार कि मुझे शॉर्ट टर्म मेरे को बेनिफिट मिल जाए तो इसलिए मैं हीलिंग करवा लूँ। लेकिन हीलिंग का जो कोर पर्पस होता है ना, वो होता है कि आपकी इमोशनल स्टेट और आपके रिएक्शंस को चेंज करना। अच्छा। अगर आप थोड़ी देर के लिए ही अगर आप खुश हो हीलिंग लेने के बाद, लेकिन उसके बाद आप बाकी के हफ्ते जो है, लेट्स से कि आज आपने हीलिंग ली और आप आज तो 2 घंटे तो बहुत खुश हो, लेकिन बाकी के अगर 22 आवर्स अगर आप क्रिब कर रहे हो, सो वो हीलिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करेक्ट? क्योंकि आप मेजॉरिटी तो आप क्रिब ही कर रहे हो ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप परेशान हो, आप वो तो डील नहीं बिना कर पा हीलिंग के रहे। भी थे, तो क्या वो तो हम फायदा? लोग बिना हीलिंग के भी हम लोग खुश रह सकते हैं। आप
किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप किसी दोस्त के पास चले जाओ, आप वैसे ही खुश हो जाओगे। 2 घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। तो लेकिन जो ये हमारा जो ये हीलिंग जो होता है ना, ये आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, राइट। वो आपको एक कंसिस्टेंट अप्रोच आपकी लाइफ में लेके आता है, आपको वो अवेयरनेस बढ़ाता है, आपका जो इंटरप्रिटेशन करने का जो स्किल्स जो होती है वो एनहांस हो जाती है, आपका लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। और जैसे ही वो चीज़ें चेंज होंगी तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली क्वालिटी जो है, आपकी वर्क क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई होगा। अब सर यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग बोलते हैं कि ना जिनको मतलब क्लियर होता है लाइफ में कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, बट उनसे हो नहीं पाता। तो अब यहाँ पे क्या उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं? हाँ, कभी कभी डेफिनेटली ब्लॉकेजेस होती भी हैं। देखो, दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको मेंटली क्लियर है कि भाई कि मेरे को इस रास्ते पे मेरे को जाना है, मेरे को दिल्ली से जयपुर जाना है, तो मुझे लेट्स से कि मुंबई एक्सप्रेसवे मेरे को लेना है, राइट। ये आपको क्लैरिटी है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेट्स से कि फियर है, फियर ऑफ स्पीड है, करेक्ट। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ये ब्लॉकेज क्रिएट करता रहेगा कि यार कि अंजलि, आप मुंबई एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो ना, तो वहाँ पे तो 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है, और वहाँ पे तो सारी ही कार्स जो हैं वो कोई भी कार 100 से कम की स्पीड पे तो आती नहीं है। तो वहाँ पे अगर कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे अगर आप गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाए तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो वो क्या किया, आपको क्लैरिटी थी कि मेरे को इस रास्ते पे ही जाना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो एक्सपीरियंसेस जो थे, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ के हैं या पास्ट लाइफ के हैं, उन एक्सपीरियंसेस ने वो फियर इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया, वो ट्रॉमा को इतना पॉप अप कर दिया कि अगर आप पहली बात तो उस हाईवे को पकड़ोगे नहीं, आप कहोगे मैं पुराने वाले हाईवे से चली जाती हूँ जहाँ पे ट्रैफिक होगा, वहाँ पे तो स्पीड इतनी में होगी भी नहीं। और अगर किसी तरीके से अगर आपने करेज गैदर करके अगर आप उस हाईवे पे अगर आप चले भी गए, मुंबई एक्सप्रेसवे पे चले भी गए, तो आप वहाँ पे 60-70 से ऊपर आप गाड़ी चलाओगे नहीं, और बिल्कुल साइड पे करके आप कार चलाओगे। क्यों? क्योंकि वो फियर जो है, तो हमेशा जो क्लैरिटी जो होती है ना, वही आपको रिजल्ट नहीं देती। उस क्लैरिटी के साथ साथ में अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी आपने ट्रेंड कर रखा है, अगर आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो ही आप उन चीज़ों को करते हो। तो बहुत बार मैंने देखा, लाइक जैसे अभी एक एग्जांपल लिया कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर था, फियर ऑफ स्पीड, उसने आपकी पूरी जर्नी का डायनामिक्स चेंज कर दिया। पहले आप जाते हैं तो बड़े कूल होके, चिल होके जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। अब आप डर डर के गाड़ी चला रहे हो, या अगर आप पैसेंजर सीट पे भी बैठे हो तो कॉन्स्टेंटली आपके अंदर फियर है, आप उस रूट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, जर्नी को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो सिर्फ क्लैरिटी मैटर नहीं करती, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपका जो बिलीफ वर्क जो होता है, लास्ट टाइम अभी जो हम लोगों ने एक थीटा लेवल के ऊपर हम लोगों ने एक पॉडकास्ट हम लोगों ने किया था, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि बिलीफ वर्क जो होता है वो किस तरीके से हमारी रियलिटी को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे वो बिलीफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सर जैसे अभी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने उससे हीलिंग ली, इससे हीलिंग ली, उसके बाद में करियर स्विच हो गया मेरा, या मैंने कर लिया। तो सच में ऐसा होता है कि हीलिंग आपके करियर को स्विच कर देती है, या फिर जैसे पहले उनकी जो चॉइसेस थी वो अच्छी नहीं थी, या अब उनके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है अपने करियर को लेके? नहीं, देखो ऐसा हमेशा हर केस में नहीं होता कि हीलिंग्स लेने के बाद आप करियर स्विच कर दोगे। अच्छा, हर केस में नहीं होता? अगर ऐसा होने लगता तो जितने भी लोग हीलिंग्स ले रहे हैं ना, वो सब अपनी जॉब चेंज कर चुके होते हैं, या वो बिल्कुल एक नए प्रोफेशन में आ चुके होते हैं। बट कई जगहों पे ये चीज़ होती भी है। देखो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, परसेंटेज वेरी करती है, केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। मान लो मैं अपना केस अगर मैं लूँ, 12 ईयर्स में कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, लेकिन बीच में जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं जॉब सर्च भी कर रहा था। तब मेरा यही था कि यार कि मेरे को जॉब ही करनी है, अच्छा। राइट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड जो है जिसने मेरे को रेकी सजेस्ट करी, तो मैंने रेकी कर रहा था, मैंने हीलिंग्स अपनी करनी शुरू करी। जैसे जैसे मैं अपने आप को हील कर रहा था, वैसे वैसे मैं इमोशनली बैलेंस होना में शुरू हो गया। अच्छा। जैसे जैसे मैं इमोशनली बैलेंस हुआ, मेरा लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उससे हुआ क्या, मैं अपने आप को सही तरीके से जान पाया। अभी तक तो मैं जब मैं कर रहा था ना, तो मैं सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कर रहा था। अच्छा। कि जो मेरे पेरेंट्स जो हैं, उनके एक ड्रीम्स है कि हमारा बेटा जो है एक अच्छी कंपनी में जाए। मेरी मम्मी का एक ही ड्रीम था कि मेरा बेटा जो है वो हमेशा सूट पहन के जाए, अच्छा। टाई पहन के जाए। पापा का था वो गाड़ी में जाए। तो वो एक परफॉर्मेंस को प्रेशर मेंटेन था, करने के लिए, राइट, कि बिल्कुल। वो करना था। फिर शादी हुई, शादी के बाद कि होता है कि आपको एक
एक्सटेंडेड मेंटेन करना होता है कि भाई कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, ये सारी, तो वो वाला एक अलग प्रेशर था। तो अभी तक जब मैंने किया तो मैं सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ही मैं कर रहा था। मुझे तब तक ये अवेयरनेस ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था यार कि मैं एक्चुअली में करने क्या आया हूँ, मैं मेरा सोल पर्पस है क्या, राइट? कि मैं ऐसे ही भेड़ चाल के लिए आया हूँ या मैं कुछ एक स्पेशल कुछ काम करने के लिए आया हूँ मैं। तो जब मैं कर रहा था, हीलिंग से मेरी वो अवेयरनेस बढ़ाई। अवेयरनेस जैसे ही बढ़ी, जब मैं अपने आप को सही तरीके से जान पाया, तब मुझे समझ में आया कि यार कि आई एम नॉट मेंट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मेरा जो बर्थ जो हुआ है, मेरा जो सोल पर्पस है, वो स्पिरिचुअल फील्ड में है। तो अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो येस, इट इज़ करेक्ट कि हीलिंग्स की वजह से मेरा करियर जो है वो पूरा स्विच ओवर हो गया। बट लेकिन ऐसा हर किसी में नहीं होता, करेक्ट? अब लोग मान लीजिए कि जब मेरे पास आते हैं अपने करियर हीलिंग्स के लिए या करियर काउंसलिंग के लिए, जब वो आते हैं तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि वो अपने उस एग्जिस्टिंग सेटअप में, एग्जिस्टिंग जॉब में वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होता कि उनकी साइड से ब्लॉकेज क्या है, कमियां क्या है। अगर हम कोई उनसे पूछे यार कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करो, लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं यार पता हमें ही पता नहीं तो है। लगे सही कि बात हमारे है। ब्लॉकेजेस क्या है, हमारी कमियां क्या है, हम किस चीज़ के ऊपर काम करें, राइट? तो हीलिंग्स के थ्रू मैं उन लोगों को वो हेल्प करता हूँ कि उनकी एक तो ब्लॉकेजेस रिलीज हो, एनर्जी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड बिलीफ लेवल पे। जैसे ही वो ब्लॉकेजेस जब वो हील होनी शुरू होती है, तो वो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही, एग्जिस्टिंग सेटअप में ही उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और जैसे अब मान लो अगर उनकी प्रमोशन अगर रुकी हुई है, तो वो उनको प्रमोशन इजीली मिल जाती है। उनके बॉस जो है उनके काम को देखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे चारों तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो जाती है कि हम लोग कितना भी अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, हमारे बॉस को दिखाई नहीं दिखता ही देता। नहीं है, सही बात है उसको सर। सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती दिखाई देगी कि हेमंत ने ऐसा नहीं किया, हेमंत ने वैसा नहीं किया, और हेमंत ने मान लो एक पेन इधर से उधर रख दिया तो वो भी वो तो दिख वो जाएगा। वो भी बवाल हो जाएगा और वो भी दिख जाएगा। लेकिन हेमंत ने इतना क्वालिटी वर्क किया तो वो किसी को नहीं दिखाई देगा। राइट तो सर। वो भी क्या होता है, वो हमारे एनर्जी कंटामिनेशन की वजह से होता है। तो जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले उस ऑरा को क्लीन करते हैं, चक्रस को क्लीन करते हैं, फिर उस पर्सन के माइंडसेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और मान लीजिए कि अगर उसके बॉस के साथ में अगर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस बॉस के साथ में हम लोग एनर्जीज के साथ में रोल प्ले करके फिर हम लोग वो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं। तो हीलिंग्स जो है ना, वो दोनों तरीके से काम करती है। कई लोग अपना करियर स्विच कर भी लेते हैं, कई लोग नहीं भी उसी में करते हैं। बेटर कर लेते हैं। तो वो उसी में ही वो होता है। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, हीलिंग जो लाएगी ना, वो आपको स्ट्रेंथन करेगी, आपके डिसीजंस को, आपको क्लैरिटी लेके आएगी आपकी लाइफ में कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, कब करना चाहते हो एंड कैसे करना चाहते हो। अच्छा। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपको क्लियर है, तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो आप फिर। बिल्कुल सर, जब कब क्यों कैसे क्लियर हो जाता है ना, तो ऑलमोस्ट जो इंसान की लाइफ होती है ना, वो क्लियर हो ही जाती वो है। सेटल हो ही जाती है, करेक्ट। सो सर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, अगर हम हमारी ऑडियंस की बात करें, जो लोग अपने करियर में स्टक फील कर रहे हैं या जिन्हें अभी भी क्लियरिटी नहीं है अपनी लाइफ में कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको सबसे पहले अपना करियर स्विच करना चाहिए या फिर हीलिंग की साइड जाना चाहिए, अपनी सेल्फ हीलिंग करवानी चाहिए? देखो ये ना डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, कि अगर तो आपके अंदर, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड, तो फिर आप टेक्निकल नॉलेज लीजिए पहले। क्योंकि हमेशा सिर्फ जॉब चेंज कर लेना या करियर स्विच कर लेना इज नॉट द राइट थिंग। मान लो कि ये सेल्फ एनालिसिस वाला टॉपिक है बेसिकली। आपको खुद बैठ के एंड ईमानदारी से आपको अपना सेल्फ एनालिसिस आपको करना है कि आपके अंदर अगर स्किल्स की प्रॉब्लम है या इमोशनल इश्यूज है। तो अगर तो आपको लगता है कि यार कि आपको कोई स्किल सेट में कोई प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल नॉलेज लीजिए, कोर्सेज करिए, जो भी आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करना है वो सारी चीज़ें करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास स्किल्स तो हैं, मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, लेकिन मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे अंदर फियर है, या मुझे ये एक फियर है कि कोई मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, या बॉस क्या कहेंगे। रिमेंबर हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था कि क्या कहेंगे लोग। हाँ जी सर। राइट। तो अगर तो उस पर्सन के अंदर इस तरीके के फियर्स है, फिर उसको हीलिंग्स लेनी चाहिए। हीलिंग क्या करेगा, उसकी इन सारी चीज़ों को वो रिलीज कर देगा। उसको ये समझ में आएगा कि अगर वो कोई फियर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उस फियर को डील कैसे करना है। राइट।
तो आपको फिर वो समझना है। तो यहाँ पे आपको खुद ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपको ज़रूरत क्या है। तो अच्छा। उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन अगर आप लोगे तो देन ये कहते हैं कि आप फिर वो सही डिसीजन आप ले पाओगे। देन इवेंचुअली आप अपने आपके साथ जो है ना वो जस्टिस कर पाओगे। लोगों के साथ तो ठीक है, वो एक सेकेंडरी लेवल होता है, पहले आपको अपने साथ जस्टिस करना आना चाहिए। तो अगर आपको पता लग गया कि क्या कमी है और उसके ऊपर अगर आपने काम कर लिया, तो ये सबसे बड़ा जस्टिस होता है आपकी खुद के सेल्फ के लिए। बिल्कुल तो सर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कॉन्वर्जेशन और फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट। जहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि लोगों को ना वो अवेयरनेस नहीं होती कि प्रॉब्लम सच में हमारे अंदर ही है या फिर जो स्किल्स हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये क्लैरिटी भी लोगों में आई होगी कि अगर हमारी स्किल्स भी ठीक है तो हमें अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम करना चाहिए। करेक्ट। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहां आपने हीलिंग और करियर ग्रोथ के बीच में एक कनेक्शन को समझा होगा कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे काम करती हैं। अगर आप लोग भी अपने करियर में स्टक हैं या कहीं पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कहीं पे आपको लगता है कि आपकी जो सेल्फ वर्क आप करना चाहते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे वो चीज़ें, तो आप हेमंत सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, सर से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके लिए जो नंबर हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उन पर क्लिक करके सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।